हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज से हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की तारीख है 15 अक्टूबर और हम देखेंगे करंट अफेयर में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपको अगर जनरल परसेप्शंस के लिए या जनरल नॉलेज के लिए भी जानना हो तो आप जान सकते हैं, क्योंकि आज के करंट अफेयर में ना बहुत सारे न्यूज़ ऐसे हैं जो एज ए जनरल पब्लिक आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो डजेंट मैटर, बट ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक-एक करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा डिजिटल अरेस्ट। अब देखो, डिजिटल अरेस्ट को ना जानना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है कि आजकल ये बहुत चर्चा में रह रहा है, प्लस इसमें स्कैम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या आया है, इसको हम एक बार समझते हैं। ठीक है, देखो जनरली आपने कई बार ये सुना होगा कि किसी ने आपको कॉल किया, आपसे ओटीपी मांगा और आपने ओटीपी दे दिया और आपके अकाउंट से पैसे कट गए। ये वाली कहानी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। लेकिन अब इससे ना एक लेवल ऊपर जा रहा है, मतलब फ्रॉड का एक लेवल जो है इससे ऊपर जा रहा है। क्या है, इसको समझते हैं। देखो, पहले तो हम ये जानते थे कि पहले सीरियल वाइज समझते हैं। पहले क्या होता था कि पहले आपको एक ओटीपी आता था, वन टाइम पासवर्ड। आपको ओटीपी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो याद रखिए, वन टाइम पासवर्ड इसको बोलते हैं। ये कई बार आता है वो, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। तो जब ओटीपी आता था तो कई बार हम लोग ओटीपी बता देते थे, वो आपके अकाउंट से शॉपिंग कर लेते थे या फिर पैसे कट कर लेते थे। ऐसा एक फ्रॉड होता था, जनरली ये होता था। दूसरा जो स्कैम चालू हुआ वो है इस ब्लैकमेलिंग का। ब्लैकमेलिंग का मतलब क्या है कि कोई लड़की बन के आपसे बात कर रहा है। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे कॉल आ जाएगा, फिर न्यूड फोटोज और या वीडियो आ जाएंगी, फिर वो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है, फिर आप कहता है कि आपके फेसबुक फ्रेंड्स को भेज देंगे, आप इतने पैसे दो। एक सेकंड टाइप का स्कैम ये हो जाता है। ठीक है, ये वीडियो स्कैम इसको हम बोलते हैं जनरली, है ना। आपसे वीडियो स्कैम कर लेते हैं ये लोग, वीडियो करके स्कैम करते हैं। तीसरा स्कैम आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा अभी प्रचलित हो रहा है, ये है डिजिटल अरेस्ट। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या है दोस्तों? ठीक है, देखो नाम से इसको समझो, डिजिटली आपको अरेस्ट कर लेते हैं लोग। डिजिटली अरेस्ट का मतलब क्या है? सपोज अगर आपके नंबर पे कॉल आता है, आप जस्ट फ़ोन पिकअप करते हो, वो बोलते हैं कि मैं सीबीआई से हूँ, है ना? मैं सीबीआई से बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस इस फला पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, राइट? या फिर मैं ईडी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे-ऐसे करके कॉल्स आते हैं। अच्छा, ये क्या कॉल कैसे ये लोग करते हैं? जैसे अगर जनरल पब्लिक है तो उसको पुलिस का कॉल आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा मतलब बिजनेसमैन वगैरह है तो उनको सीबीआई से या ईडी से कॉल आ जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब ये लोग बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को डील करते हैं। ठीक है, सीबीआई वगैरह आपने अगर दया दरवाजा तोड़ वाला वो सब देखा होगा, तो उसमें होता है ना सीबीआई से हूँ। तो वो सब ये लोग परसेप्शंस बना के रखते हैं कि जैसे जिस उनको पता चल जाता है, जनरली वो लोग अपना डेटा कहीं से भी कलेक्ट करते होंगे, तो उनको ये समझ में आता है कि इसको कैसे हम लोग ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, जनरल पब्लिक को तो उसको जनरली पुलिस करके कॉल कर देते हैं, है ना। पुलिस के नाम पे हम लोग जनरली ऐसे डर जाते हैं। ठीक है, पहले तो बहुत डरते थे, अभी जब से थोड़ा सा अवेयरनेस हो गया है, डिजिटल मीडिया वगैरह सब आ गई है, तब से लोग पब्लिक समझने लगे हैं ना। ठीक है, तो देखो इन केस में आपको क्या करना है मैं वो भी बताऊंगा, डिजिटल अरेस्ट में कैसे बचना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, और आपको एज ए जनरल पब्लिक अब कैसे ट्रीट करना है, कैसे अपने आप को बचा के रखना है, वो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। अब देखो, अभी रिसेंटली केस क्या हुआ है। रिसेंटली केस ये हुआ दोस्तों कि एक बिजनेसमैन है, आप वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन है। ठीक है, एसपी ओसवाल, इनको कॉल आया कि हम ईडी से बोल रहे हैं, आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुन के लोग डर जाते हैं क्योंकि इसमें जमानत वगैरह होती नहीं है ना। तो ये डर गए अपना। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप पैसा करिए, अपना वेरिफिकेशन कराइए, है ना, हम आपको वीडियो कॉल करते हैं। तो वो अपना ड्रेस वगैरह पहन के बैठे थे, इधर से वीडियो कॉल कराया, फिर कुछ इनका चैट किया। ठीक है, हम आपको लेटर भेज रहे हैं, सम्मन लेटर। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सम्मन लेटर मत भेजिए, पैसा मैं दे देता हूँ, ये कर देता हूँ। तो ऐसे दो दो हजार, 2 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ करके इन्होंने टोटल 7 करोड़ रुपए ले लिए इनसे। ठीक है, 7 करोड़। हाँ, बाद में इससे 5 करोड़ लगभग एक दो लोग अरेस्ट हुए, तो 5 सवा 5 करोड़ के आसपास रिकवरी हो गई है। ठीक है, बाकी अभी नहीं हुआ। तो अब देखो इन, आप सोचो, ये इतने बड़े बिजनेसमैन पता नहीं कितने लाखों करोड़ों में डील करते रहे होंगे, फिर भी ये फंस गए। अब एक साइंटिस्ट था इंदौर का, उनकी हस्बैंड वाइफ दोनों दोनों की कहानी बता रहा हूँ। 71 लाख रुपए उन्होंने गंवाए अपने। ठीक है, उनको सोच लो, आप एक सोच के देखो कैसा है। अब आप होता क्या है कि सामने वाला पर्सन आपको वीडियो कॉल कर लेगा। ठीक है, स्काइप पे कर लेगा, है ना, स्काइप पे कर लेगा या व्हाट्सएप पे कर लेगा, है ना। स्काइप एक बेसिकली ऐप आता है जो आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका वीडियो कॉलिंग के लिए पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। अगर आप 2010 के एरा में अगर आप वीडियो कॉलिंग यूज़ किए होंगे तो उसमें स्काइप बहुत प्रचलित था। 2010 से 2015 के आसपास तक बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अभी भी यूज़ होता है लेकिन थोड़ा कम हो गया, क्योंकि आजकल मीट वगैरह ये सब करके आ गया ना, तो उस पे उसकी वजह से कम होता है। अब हुआ क्या कि इनको 6 डेज तक डिजिटली अरेस्ट रखा।
मतलब इस 6 दिन तक इनसे ये पैसा लेता रहा, है ना? आप सोच के देखो कि कितना मेंटली ये लोग प्रेशर में रहे होंगे 6 दिन तक। जनरली स्कैम क्या होता है कि 5 मिनट 10 मिनट के आपके साथ स्कैम हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन आप सोचो 6 डेज तक, ठीक है? इनके साथ फिर ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों फंसे रहे। दोनों जनरली क्या करते हैं, वीडियो कॉल कर देंगे, मोबाइल रख के सामने, आप सामने जो भी करना है सामने करो, इधर उधर नहीं जाओगे, नहीं तो हम ये कर देंगे, नहीं तो वो करवा देंगे, है ना? ऐसे कई बार तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वर्दी पहन लेते हैं ना, वर्दी पहन के, फेक वर्दी वगैरह पहन के। आपने अभी बिहार में कुछ दिन पहले सुना होगा, एक आईपीएस बन गया था 2 लाख रुपए दे के, सुना होगा आपने, है ना? तो ऐसे ही वर्दियां तो मिल जाती है आराम से, आप पैसे दोगे सब कुछ मिल जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी रूल्स थोड़ा स्ट्रिक्ट बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है? ऐसे ही एक हुआ बेंगलुरु में, एक लॉयर था, सोचो, लॉयर के साथ हो गया ये। उससे 14 लाख रुपए ले लिया, क्या कि मैं मतलब नारकोटिक्स से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसकी वजह से उन्होंने कहा, उनको कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आप ड्रग्स वगैरह के ये करते हो, तो उसके डर से उन्होंने क्या कर दिया था, 14 लाख रुपए के आसपास दे दिया था। अब आपको एज ए जनरल पब्लिक क्या करना है, मैं उस पर बात करता हूँ। देखो, पहली बात तो अगर आप बड़े हैं तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई ऐसा कॉल है तो डरने का नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, सीबीआई कॉल नहीं करता, सीबीआई घर पे आती है। ईडी कॉल नहीं करता, ईडी घर पे आती है। सबसे पहले बेसिक क्या रखती है, पुलिस कॉल कर देती है कौन कौन से मैटर्स में। अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन करता है तो कॉल कर दे कि भैया आ गया, थाने पे मिलिए। क्या करिए, थाने पे। पुलिस कोई ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं करती, पुलिस कुछ ऑनलाइन कोई सिस्टम ऐसा नहीं करता जनरली, है ना? और दूसरा ये कि पुलिस आपके घर पे आएगी, है ना? घर पे आएगी, हम इस थाने से आए हैं। तो आप जिस एरिया में रहते होंगे, हर एरिया का या तो पुलिस चौकी होता है, ठीक है? पुलिस चौकी बेसिकली होती है नियरेस्ट, मतलब प्लेस होता है, छोटी सी एक रूम, एक दो रूम बना दी जाते हैं असिस्टेंट्स के लिए, ठीक है? तो आप पुलिस चौकी जा सकते हो या तो अपने पुलिस स्टेशन जा सकते हो। हर हर आपके एरिया में एक पुलिस स्टेशन जरूर होगा, ठीक है? तो अगर कभी दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हो, पुलिस स्टेशन अपने थाने का या एसएचओ का, ये मतलब हर जिले में अलग अलग नाम से जानते हैं। यूपी में अगर है तो एसएचओ, है ना? आप इनका नंबर रख लो। वो नंबर बदलता नहीं है, मतलब अगर एसएचओ बदलते रहते हैं लेकिन वो नंबर ट्रांसफर होता रहता है, जो भी नया एसएचओ आएगा उसको वही नंबर आएगा। तो आप गूगल भी करोगे तब भी आपको अपने थाने का एसएचओ का नंबर मिल जाएगा, ठीक है? उसका नंबर सेव कर लो, कुछ भी आए आपके खिलाफ ऐसे ऑनलाइन ऑनलाइन, उसको बोलो भाई साहब 5 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। डायरेक्ट एसएचओ को कॉल करने का, उनसे पूछने का कि सर मेरे लिए ऐसा ऐसा कॉल आ रहा है, ये है सीन, वो खुद ही जांच कर लेंगे, या तो पुलिस दो पुलिस वाले घर पे भेज देंगे, वो सारा मैटर देख लेंगे उसके बाद। इन केस अगर आपके अकाउंट से तुरंत पैसा कटता है तो आपको 1930 पे कॉल करना है। इस पे कॉल करके आपने अपना ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह बताना है, जिस अकाउंट में पैसे जाएगा वो उसको तुरंत फ्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे? तुरंत दोस्तों उसको फ्रीज कर देंगे, ठीक है? तो ये हो गई कि आप बड़े बड़े हैं, मतलब एडल्ट हैं, आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है? लेकिन इन केस अगर आप एडल्ट नहीं है, ठीक है, आपका बच्चा है, ठीक है, वो स्कैम में फंसता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? देखो, एक बच्चे को आप पुलिस के नाम पे बेसिकली डरा सकता है, मतलब एडोसलेंस है, मतलब आपके सपोज करो 10 से 15 18 साल का बच्चा है, ठीक है? इनको उतनी जानकारी नहीं होती है ना? ये बेसिकली टीनेज की एज होती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो, अगर 16 से 18 साल का बच्चा है या 20 साल का बच्चा है तो उसको नहीं पता था, तो सीबीआई के नाम पे, पुलिस के नाम पे, ईडी के नाम पे डर जाते हैं। ईडी तो मान ली बहुत कम सुनते हैं, लेकिन पुलिस के नाम पे डर जाते हैं। तो आप अपने बच्चे को आज के टाइम पे अगर मोबाइल दे रहे हैं, अगर आपका बच्चा मोबाइल यूज करता है, तो आपको बेसिक बेसिक चीजें उनको और भी सिखाने की जरूरत है। क्या? किसी का वीडियो कॉल आए तो डरने का नहीं, ठीक है? किसी का वीडियो कॉल आए तो पहली बात तो उठाना ही नहीं है ना? ठीक है? आपको गेम खेलना है खेल लो, कुछ और करना है कर लो, लेकिन वीडियो कॉल अननोन नंबर से तो नहीं उठाना है ना? या हमें इन्फॉर्म करना, उसके बाद हम देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। अगर कुछ ऐसा स्कैम हो जाए तो डरना नहीं है, पहले अपने पेरेंट्स को बताना है, मम्मी को बताना है, पापा को बताना है, ठीक है? और इस कंडीशन में अगर बच्चा गलती कर दे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज उसको डांटे नहीं या मारे नहीं, पहले समझाएं, पहले सिचुएशन को टैकल करें। उसके बाद अगर लगता है तो ठीक है, थोड़ा समझाएं, बट डांटना और मारना ये ऑप्शंस में नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर अगली बार अगर बच्चा कुछ गलती किया तो फिर आपसे वो बताएगा नहीं, फिर दोस्तों से बताएगा, या फिर कुछ ऐसा क्राइम कर जाएगा या गलती कर जाएगा जो शायद आप भी नहीं चाहेंगे कि वो चीजें वो करे, है ना? तो ये चीजों का प्लीज ध्यान रखें। 3 तरह के जनरली आजकल स्कैम चल रहे हैं। ओटीपी वाला थोड़ा पुराना हो गया, वीडियो स्कैम भी धीरे धीरे पुराना हो रहा है, अब नया आ रहा है डिजिटल अरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए डिजिटल अरेस्ट क्या होता है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? थोड़ा लंबा हमने खींच दिया, बट ये बड़ा जरूरी था, ठीक है? अभी देखो, कनाडा से अपने हमने हाई कमांड्स को बुला लिए हैं, बेसिकली राजदूत बोलते हैं। तो हर देश में अपने एक राजदूत होते हैं, ठीक है? तो उसको इंडिया ने बुला लिया क्योंकि कनाडा से हमारे रिश्ते जो है बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, खालिस्तानी मूवमेंट वगैरह को लेके। अब कनाडा कहाँ है तो देखो, एक जैसे कि आपको पता है कॉन्टिनेंट होते हैं, कॉन्टिनेंट 7 है, तो 7 कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंट होता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका में ही हमारा एक देश है, हमारा तो देश नहीं है, एक देश है कनाडा, ठीक है? कनाडा के नीचे ही आता है यूएसए, जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं ना?
सबसे शक्तिशाली देश के नाम से, राइट। तो ये यूएससी यहाँ पे है, इसके नीचे बहुत सारी कंट्री है, मैक्सिको, इसके बाद सेंट्रल एशिया कंट्री आ जाती हैं, ठीक है। ये हॉन्डुरुस आती है, सब जितनी आती हैं सब यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो अब कनाडा देखो, अब इन्होंने अपने अम्बेसडर राजदूत को इंडिया ने वापस बुला लिया। तो इससे देखो, राजदूत बुलाने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने अपना राजदूत बुला लिया तो बेसिकली क्या होता है कि उस देश से हमारा रिलेशन बहुत ही खराब हो रहा है, हम अपने रिलेशन उससे तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे कनाडा के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, यूपीएससी में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो इसके मैप से रिलेटेड पूछ सकता है। हो सकता है कनाडा से पूछ ले, या तो उसके अगल बगल की चीजों से पूछ ले, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको मैप भी कैसे पढ़ना है। अगर आप कभी ऐसे न्यूज़ सुनो तो आप उसमें से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना उसको चेक कर पाओ, है ना। तो देखो, इसमें 3-4 चीज़ें पूछ सकता है। एक तो ये है कि कनाडा कौन से कॉन्टिनेंट में है ना। तो आपको मैंने कुछ देर पहले भी देखा, क्या नॉर्थ अमेरिका में है ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। अब कॉन्टिनेंट क्या होता है वो मैपिंग हम लोग पढ़ेंगे तो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। बेसिकली कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा भूभाग होता है ना, लैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी होती है, और इसमें कई सारे मल्टीपल देश आते हैं, है ना। जैसे आप ऊपर देखा आपने, कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर मैक्सिको है, हॉन्डुरस है। ये सारे कई सारी कंट्रियाँ इसमें रहती हैं, इसको मिला के हम बेसिकली एक बड़े भूभाग को बेसिकली कहते हैं, ठीक है। आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे तो हमको आपको और ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कॉन्टिनेंट कैसे बना, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अभी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उस पर ध्यान देते हैं। अब इसमें देखो 3-4 लेक्स है ना, वो आप याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछ लेगा। क्या पूछ सकता है? एक है ये ग्रेट बियर लेक, ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक, और एक लेक विनिपेग, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है ना। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये लेक का नाम देके पूछ देगा कि ये लेक कहाँ पे है ना। दूसरा, हडसन खाड़ी कहाँ पे, हडसन बे बोलते हैं, राइट। एक विक्टोरिया आइलैंड है, तो विक्टोरिया आइलैंड कहाँ पे, देखो ये रहा विक्टोरिया आइलैंड। ये सारे आइलैंड्स को मिला के हम जनरली बोलते हैं विक्टोरिया आइलैंड। ये इधर का थोड़ा क्वीन एलिजाबेथ का आइलैंड हो जाता है, ठीक है। ये आपको प्लेसेस अब इसमें पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो अभी मैं आपको जस्ट बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ, जब दोबारा से कनाडा की चर्चा होगी, लगभग होगी ही होगी, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसकी पूरी मैपिंग को समझ लेंगे कि बैफिन आइलैंड कहाँ पे है, किसके किसके बीच में है, बैफिन बे किसके किसके बीच में है ना। डेविस स्ट्रेट कहाँ पे है, लेब्राडोर सी कहाँ पे है। इसको हम एक कहानी के रूप में उसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और ये आपके लिए न्यूज़ है, ठीक है। रूपकुंड झील, रूपकुंड लेक बोलते हैं इसको, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए दोस्तों कि इसमें ना, ये जो आप लेक देख रहे हो, इस लेक में लगभग लगभग 500 से ज्यादा कंकाल मिल चुके हैं। इस लेक में 500 से, लगभग ये 2 मीटर गहरा है, इसमें 500 से ज्यादा कंकाल मिल चुके हैं। तो और यहाँ पे पब्लिक भी नहीं रहती, मतलब इधर कुछ कोई रहता नहीं है ना। तो ये माना कि इतने ज्यादा लोग के कंकाल कहाँ से मिल रहे हैं इसमें। तो कई लोगों ने कहा कि और हो सकता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था या वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, तो जापान के लोग यहाँ तक आए थे, तो हो सकता है जापान के लोग यहाँ फंस गए होंगे और मर गए होंगे या डूब गए होंगे, है ना, तूफान आ गया होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। लेकिन जब इनकी हड्डियों का डेटिंग किया गया, तो इसमें पता चला कि ये नहीं, ये लगभग 1200-1400 साल पहले किया है ना। तो इसकी कहानी बड़ी अजीब है, मतलब रहस्यमयी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि 12 साल में एक बार ना यहाँ पे जैसे मेला आयोजित होता है, वैसे होता है। तो उसको हम नाम देते हैं नंदा देवी राज जात यात्रा, है ना। तो ये याद रखिएगा कि नंदा देवी राज जात यात्रा कहाँ होती है, तो उत्तराखंड में होती है। किस लेक पे होती है, किस लेक के पास होती है, तो रूपकुंड, ठीक है। तो ये थोड़ा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड की, ठीक है। ये बेसिकली बर्फीली झील है, ज्यादातर टाइम पे यहाँ पे बर्फ ही रहता है, गर्मियों के टाइम पे थोड़ा बर्फ कम हो जाता है, बस इतना ही रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं एक्स बैंड रडार की। तो बेसिकली अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट है वायनाड, आपने सुना होगा कि वायनाड में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों के घर बह गए थे। तो अभी एक्स बैंड रडार बेसिकली इंस्टॉल करने की बात कही है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने, ठीक है। तो बेसिकली अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम इसमें एक्स बैंड रेडार इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि अर्थ बैंड रेडार क्या होता है, पहला एक्स बैंड रेडार कहाँ इंस्टॉल किया गया था, या कब इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो एक्स बैंड रेडार की, तो एक्स बैंड रेडार दोस्तों नई दिल्ली में पहली बार इंस्टॉल किया गया था 1970 में, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है, ये क्या करता है दोस्तों, जो रेन के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ड्रॉपलेट छोटे छोटे पानी के कण होते हैं, उसको मॉनिटर करता है, ठीक है। उसके साथ साथ सॉइल का मूवमेंट मूवमेंट बेसिकली देखता है। जैसे मान लो आप
ये जमीन यहाँ पे है, ठीक है, मिट्टी यहाँ पे धीरे धीरे घसक 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 के इधर आ गई, मान ली एक एक इंच ही बढ़ी है, ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करेगा, अच्छा ये यहाँ पे था, मान ली ये डिस्टेंस मान लो तो 2.1 था, अभी 2.2 पे घिसक के आ गया, इसका मतलब ये होगा कि ये लैंड धीरे धीरे खिसक रही है ना। तो इसमें अर्लिंग वार्निंग दी जा सकती है, जो लोग आसपास रह रहे हैं उनको बताया जा सकता है, ठीक है, समझाया जा सकता है कि यहाँ से प्लीज मूव करिए, आपकी लैंड क्या है धीरे धीरे स्लाइड कर रही हो सकता है एक साथ लैंड स्लाइड हो, और हो सकता है जो एक एक सेंटीमीटर या एक एक इंच मूव कर रही है, ये एक साथ हो सकता है कि 500 मीटर मूव कर जाए। यही तो हुआ वायनाड में ना, जब बारिश हुआ था तो वो क्या करेंगे, ड्रॉपलेट्स रेन को बेसिकली मॉनिटर करेंगे, उसके साथ साथ आपकी सॉइल के मूवमेंट को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सबैंड रडार आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। इसमें बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें हम नहीं जाएंगे कि 12 से लेकर 20 हर्ट्ज तक बेसिकली मॉनिटर करता है, वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, वो उतना मुझे नहीं लगता कि वो इम्पोर्टेंट है भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक सिप बेसिकली लॉन्च किया हमने, जिसका नाम है समर्थक। अब समर्थक क्या है, समर्थक का मतलब देखो होता है ना कि हमें समर्थन करो, है ना, हम लोग कई बार बोल देते हैं, तो बेसिकली समर्थक का मतलब ये होता है सपोर्ट। तो समर्थक बेसिकली क्या है ये समझते हैं। समर्थक दोस्तों हमारा एक सीप है। अब इस सीप का काम क्या है, देखो ये सीप क्या करेगी, मल्टीपर्पज यूज के लिए बनाई गई है। मल्टीपर्पज यूज मतलब यहाँ से हमें कोई मिसाइल भी लॉन्च करना है तो वो भी कर सकते हैं, कोई सामान वगैरह हमें कैरी करना है ना, कंटेनर वगैरह वो भी कर सकते हैं, प्लस कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह उतारना है तो वो भी कर सकते हैं, है ना। तो इस पे मल्टीपर्पज यूज के लिए बेसिकली बनाई गई है, ठीक है। तो और मेक इन इंडिया के तहत इसको बेसिकली बनाया गया है, ठीक है। अभी हमने एक समर्थक बनाया है, इसके अंतर्गत एल के साथ हमने मिलकर दो बनानी है शिपयार्ड, देखो टू मल्टीपर्पज ना। तो इसमें बेसिकली क्या है कि दो बनाएंगे, पहला हमने समर्थक बनाया है, दूसरा हम लोग उत्कर्ष बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट से व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ये 15 नॉट के आसपास स्पीड है, देखो समुद्र में जब हम स्पीड नापते हैं तो नॉट्स में ही नापते हैं, एक नॉट्स में जनरली ये 1.82 या 3 के आसपास होता है, तो 1.8 याद रखिए, 1.8 किलोमीटर होता है, मतलब ये लगभग 27 किलोमीटर के 28 किलोमीटर के आसपास इसकी स्पीड रहेगी, है ना, पर किलोमीटर, मतलब एक सॉरी, हाँ मतलब 1 घंटे में ये लगभग पर किलोमीटर होगा, 1 घंटे में लगभग 27 से 28 किलोमीटर के आसपास स्पीड ये देगा, ठीक है, मतलब चल सकता है इतना तेज मैक्सिमम। प्लस इसकी लेंथ कितनी है, 106 मीटर, मतलब 106 मीटर लंबा है, और चौड़ाई की बात करें तो लगभग ये 16 मीटर है, ठीक है, ऐसे। तो ये लंबा इतना है और चौड़ा इतना है, तो ये बेसिकली इसकी डायमेंशंस होगी। अब ये इतना पूछ लंबाई चौड़ाई तो नहीं पूछेगा, बट ये स्पीड पूछ सकता है ना, एग्जाम वगैरह स्टेट पीसीएस वगैरह में आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे, देखो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली, बेसिकली ITU-WTSA बोलते हैं इसको। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली बात तो इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि ये ओल्डेस्ट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। अब जिनको यूनाइटेड नेशन नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो यूनाइटेड नेशन दोस्तों बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, तो ये याद रखिएगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बना था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक एजेंसी बनी थी, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, बट इसके एक शाखा है बेसिकली ITU-WTSA, ठीक है। अब इसका बेसिकली ये जो समिट हो रहा है इस बार का, ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक होगा न्यू दिल्ली में, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक इसके बारे में जानने की क्या जरूरत है, इसके मेंबर कंट्री दोस्तों 194 कंट्री हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके रीजनल सेंटर्स भी होते हैं, मतलब एशिया का एक रीजनल सेंटर बना देंगे, एक यूरोप का रीजनल सेंटर बना देंगे, एक सेंट्रल एशिया का सॉरी नॉर्थ अमेरिका का रीजनल सेंटर बना देंगे, साउथ अमेरिका का रीजनल सेंटर बना देंगे, ऐसे भी करते हैं लोग, ठीक है। बट मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर कंट्री कितने हैं, 194 है। अब इसकी इसको ओल्डेस्ट एजेंसी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब टेलीग्राफ वगैरह यूज होता था ना, तब से ये एजेंसी ऐसे बना रखी है, ठीक है, नाम थोड़ा चेंज होता रहा है, तो वो कंटिन्यू उसी एजेंसी को ही हमने क्या किया, कंटिन्यू किया है, इसमें यूनाइटेड नेशन वाले मतलब पार्ट्स में इसको ऐड कर दिया था, तो इसलिए हम इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसका काम क्या है, काम समझते हैं। दिस जनरली क्या करता है कि वर्ल्ड के जितने भी इसके मेंबर कंट्री है उनके साथ टेक्नोलॉजी को शेयर करना, मतलब जैसे मान लो कि अमेरिका ने, यूएसए ने 7G, हम अभी आज हम 5G की बात करते हैं ना, 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अमेरिका ने 7G बना लिया, जिसमें क्या है कि वो कहते हैं कि जी 100 TBPS स्पीड देंगे हम, कुछ ऐसा मान लो, TBPS, GBPS नहीं, TBPS स्पीड देंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं वो, ठीक है। अब बना तो लिया इन्होंने, बाकी दुनिया के साथ शेयर ही नहीं कर रहे, बस अपने ही यूज कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा,
अगर आप कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो वो सबके लिए होना चाहिए, सबके साथ शेयरिंग होना चाहिए। आपका जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वो राइट्स है या फिर शेयरिंग का वो चार्जेस, आप जो भी लेना है ले सकते हो, बट आपको पूरी दुनिया के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो ये इसमें देखो इन्होंने किन किन मुद्दे पे बातें करेंगे, 6G, AI, ठीक है, बिग डेटा पे, साइबर सुरक्षा पे, आपको मैंने पहले ही डिजिटल अरेस्ट भी पढ़ाया था, ठीक है। तो ऐसे मुद्दों पे बेसिकली बात क्या करते हैं ये लोग, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। तो ये बेसिकली इन चीज़ों पे बात करते हैं। अब देखो ये अपने आप में जो जो छः पांच टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6G क्या होता है, 6G की टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी चाहिए। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बड़ा बेसिक, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उसको हम कभी आगे आके जब आएगा ना तो चर्चा करेंगे। बिग डेटा क्या होता है, साइबर सुरक्षा से रिलेटेड क्या क्या मानक अभी हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखो इंडिया में पहले तो कोई मोबाइल नहीं होता था, जब हमारा संविधान बना है उसके आसपास में, ठीक है। 85-86 के बाद से राजीव गांधी सरकार ने थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह लाना चालू किया, तो उस समय भी साइबर अपराध वगैरह बहुत रेयर हुआ करते थे, ठीक है। बट जब से अभी 2015-16 में जियो आया, तब से टेक्नोलॉजी और ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई हैं, तब से साइबर अपराध ज़्यादा होने लगे। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को एक मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और कह सकते हो कि अच्छा कानून लाने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। हाँ, आईटी एक्ट है, बट उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है अभी, ठीक है। देखो, अब इसमें जैसे मैंने डिजिटल अरेस्ट की बात की थी ना, तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये एक पहल ये भी कर सकती है कि क्या, आपको एक नंबर रहे, अगर आपके पास ऐसा कुछ भी कॉल आता है तो आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सको, है ना, कि सर हमारे पास ये आया, आप प्लीज़ वेरीफाई करिए सही है कि गलत है। इससे आप स्कैम से बच सकते हो। तो एक ऐसा गवर्नमेंट का टोल फ्री नंबर भी एक बार लॉन्च कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बी हैप्पी एंड बी स्ट्रांग। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।